हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को MRD 101 जिसका शीर्षक है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ के चैप्टर 4 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को बताने जा रहा हूं। हालांकि मैं इससे पहले MRD 101 के चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से संबंधित वीडियो बना चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो को तो जरूर देख ले। आज मैं चैप्टर 4 को बताने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है ग्राम विकास प्रशासन। नेक्स्ट वीडियो हमारा चैप्टर 5 बनेगा। तो चलिए चलते हैं चैप्टर 4 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको एक एक करके जानते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, राज्य तथा जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था का परीक्षण कीजिए अथवा भारत में विभिन्न स्तरों पर ग्राम विकास के प्रशासनिक ढांचे की संक्षेप में चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहले जानेंगे कि राज्य स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था है क्या और जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था क्या है। उससे पहले यह समझेंगे कि प्रशासनिक व्यवस्था किसे कहते हैं। तो सरकार द्वारा किसी भी योजना को ग्रामीण स्तर तक सही तरीके से लागू करने के लिए राज्य स्तर पर सरकार क्या करती है, छोटे छोटे कार्यों को जिला स्तर पर बांट देती है। जैसे अगर किसी ग्राम में किसी योजना को लागू करना है तो वहां का ग्राम पंचायत से संबंधित जो अधिकारी है उनको सौंपा जाता है और उसके वेरिफिकेशन के लिए, रिपोर्टिंग के लिए ब्लॉक स्तर के लोग रहते हैं। सेम उसी तरह जिला स्तर की जो सूचना होती है, जो रिपोर्ट होती है, वो राज्य स्तर को भेजा जाता है। इसलिए जिला स्तर के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा भी उस ढांचे को लागू किया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ग्राम विकास कार्यक्रमों के प्रशासन की सीधी जिम्मेदारी राज्य प्रशासन के पास होती है। वर्तमान में लगभग सभी राज्यों में एक अलग ग्राम विकास विभाग होता है। हर एक राज्य में एक ग्राम विकास विभाग जो है वो अलग अलग होते हैं वर्तमान में, जिसका प्रमुख जो होते हैं वो वहां के सचिव होते हैं। वही इसके ऊपर कृषि एवं ग्राम विकास के विकास आयुक्त की नियुक्ति की जाती है ताकि किसी भी योजना को सही तरीके से लागू किया जा सके। ये उन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि इसे ग्राम स्तर पर योजना को कैसे लागू किया जाए। अगर हम जिला स्तर की बात करें, अगर राज्य स्तर में किसी योजना को लागू करना है तो ये राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जिला स्तर पे क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी हमारे देश में देखा जाए तो प्रशासन की बुनियादी इकाई जिला ही रहा है। सबसे बुनियादी इकाई जिला है। अगर किसी जिला का विकास करना है तो जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जिला प्रशासन का प्रमुख जो होता है वो जिले का कलेक्टर होता है। वही जिला स्तर पर राजस्व और विकास के कार्य एक ही पदाधिकारी को दिए जाते हैं कि राजस्व का कार्य कैसे किया जाए, जिले का विकास कैसे किया जाए, उस जिले के कलेक्टर को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया जाता है तो जिले कलेक्टर को सामुदायिक विकास प्रशासन का प्रमुख बनाया जाता है। किसी भी प्रकार के ग्रामीण क्षेत्र में जो सामुदायिक विकास हेतु योजना चलाई जाती है उसमें जो प्रमुख रूप से अगर कार्य करते हैं, प्रमुख होते हैं अगर कोई, तो वो जिला का कलेक्टर होता है। क्योंकि कलेक्टर की योजनाओं का समन्वय कलेक्टर क्या करता है, कलेक्टर ही योजनाओं का समन्वय करता है, उसका कोऑर्डिनेशन करता है और जिला समिति की अध्यक्षता करता है और उसका पूरा ब्यौरा लेता है, रिपोर्ट लेता है, ताकि इससे ये पता चले कि ये योजना किस प्रकार चल रही है, इसमें कहाँ पे दिक्कतें आ रही है, कहाँ पे सुधार करना है। हर तरह का समस्या का समाधान हेतु वो रिपोर्ट को फिर लेते हैं, जिसे हम रिव्यू के नाम से जानते हैं, जो कि मासिक महीना में एक बार होता है। इसकी समीक्षा की जाती है, इसमें देखा जाता है कि कहां पे अड़चनें आती है। इस प्रकार राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर के प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा किसी भी योजना को ग्राम स्तर पर चलाया जा सकता है, जिससे ग्रामीण लोगों के सामाजिक, आर्थिक और सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। इन योजनाओं में मुख्यतः पंचवर्षीय योजना को भी शामिल किया गया है, जिसमें किसानों को ऋण की सहायता करवाना, तकनीकी मार्गदर्शन देना ताकि वो अपने खेती में नए नए तकनीकों का यूज करके
अच्छी खेती को हासिल कर सके, अच्छी उत्पादन को हासिल कर सके, जिसमें भारतीय ग्रामीण किसान समीक्षा समिति के द्वारा क्रेडिट कार्ड बनाने की भी योजना है। किसानों को उसके ऋण में सुविधा मिल सके, इसलिए केसीसी कार्ड का निर्माण कराया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता कराई जाती है ताकि उसे आसानी से ऋण मिल सके। लघु ऋण की भी सुविधा दी गई है ताकि वो अपने उपज में अच्छी तरह से वो उन्नत कर सके। इसके साथ साथ उसे पशुपालन, मत्स्य पालन और अनेक योजनाओं से भी जोड़ा जाता है ताकि उनके विकास में काफी भूमिका हो। इन सभी योजनाओं को केंद्र सरकार के द्वारा राज्य स्तर पर स्टार्ट की जाती है और साथ ही राज्य सरकार उसे जिला स्तर पर बांटकर उसकी सही तरीके से योजना को इम्प्लीमेंट किया जाए, योजना को लागू किया जाए। इसलिए जिला स्तर पर जिला प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है और यह जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है कि इस योजना को कितनी आसानी से लागू किया जाए और लोगों तक अधिक से अधिक इस योजना का लाभ पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपाट के कार्य कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका संबंध किस प्रकार के कार्यक्रमों से है, स्पष्ट कीजिए अथवा कपाट पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। यह क्वेश्चन जून 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जानेंगे कपाट क्या है, कपाट के क्या कार्य है। इसके बाद उस जानेंगे कपाट का उद्देश्य, कपाट का मुख्य कार्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम निम्न बिंदु द्वारा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार कपाट है क्या। तो भारत में अनेक सारे योजनाओं को लागू करने के लिए बहुत सारे एनजीओ का सहयोग होता है। बहुत सारे एनजीओ ग्रामीण विकास के लिए कार्य कर रही है, जिसमें से लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कपाट के रूप में जानते हैं, यह जो है यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देश में कार्य करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो भी योजना को लागू किया जाता है वो कपाट के माध्यम से ही उसे संचालित की जाती है। कपाट की स्थापना ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो स्वैच्छिक संगठनों मतलब एनजीओ को सहायता देना, सहायता प्रदान करना। जो एनजीओ सामाजिक कार्य के लिए कार्य करती है उसे सहायता देना। इसमें जो है गरीब और ग्रामीण निर्धनों को सहायता प्रदान करने के लिए, उसे नए नए योजनाओं से जोड़ने के लिए, उसे लाभ पहुंचाने के लिए, उसे सब्सिडी देने के लिए यह जो कपाट है ये कार्य करती है ताकि उसे लाभ पहुंच सके और सभी कार्यक्रमों के हिसाब से उसे उस योजना को उस आदमी के साथ जोड़ा जाता है ताकि उसे उसका बेनिफिट मिल सके। इसके अंतर्गत बहुत सारे योजनाओं को लागू किया गया है, जैसे SGSY स्वर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्रामीण आवास और पेयजल की सुविधा, स्वच्छता योजनाओं को लागू करना। इन सभी योजना का लागू जो है इम्प्लीमेंट कपाट के माध्यम से ही किया गया है। अगर कपाट के मुख्य उद्देश्य के बारे में अगर कहा जाए तो कपाट का मुख्य उद्देश्य और अगर कार्य को देखा जाए तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी विकास योजनाओं को क्रियान्वित करता है, लागू करता है। महत्वपूर्ण विकास विषयों पर ज्ञान निर्माण कराना, ग्रामीण स्तर पर जनसमूह को सुसंगठित रूप से समझाना इनका मुख्य कार्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी कार्य को शुरुआत करने से पहले वहां के लोगों में आम सभा कराई जाती है और उसे योजना के बारे में समझाया जाता है ताकि उस योजना से ग्रामीण लोग अधिक से अधिक जुड़ सके। इससे उनके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर इसके कार्य के अनुसार देखा जाए तो उसे क्या होते हैं, बहुत सारे लाभ मिलती है। जैसे उसके आर्थिक स्तर में वृद्धि होती है, उसे ऋण सुविधा कराया जाता है, उसे पशुपालन से जोड़ा जाता है, लघु एवं कुटीर उद्योगों से जोड़ा जाता है, जिससे उसे ग्रामीण लोगों को जिससे क्या है रोजगार प्राप्त कर सके, रोजगार मिल सके और वो आजीविका से जुड़ सके। उसके आर्थिक अर्थव्यवस्था में भी क्या होती है, सुधार होती है। उसमें पशुपालन से लेकर मत्स्य पालन की भी जानकारी दी जाती है, ज्ञान दी जाती है ताकि वो दूध उत्पादन करके भी अपनी जीविका को चला सके। इन सभी बिंदुओं को अपनाकर, इन सभी बिंदुओं के यूटिलाइज करके उसे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए पारिवारिक जीवन में उन्नति की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों को इन सभी योजनाओं से जोड़कर उसके आर्थिक विकास में सहायता की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उन प्रमुख उपायों का विवरण दीजिए जो सरकार ने 1947 के बाद पंचायती राज व्यवस्था में नई जान फूंकने के समर्थन में किए गए थे। अथवा स्वाधीन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के जन्म का विश्लेषण कीजिए। अथवा GV.K. राव समिति पर टिप्पणी कीजिए। अथवा सहकारिता आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अथवा अशोक मेहता समिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह भी क्वेश्चन जून 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर हम निम्न बिंदु द्वारा करेंगे। निम्न बिंदु को अलग अलग से डील करके पॉइंट वाइज लिखकर क्या कर सकते हैं, इसको आंसर दे सकते हैं। पहला हम जानेंगे पंचायती राज व्यवस्था, दूसरा स्वाधीन भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जन्म, तीसरा अशोक मेहता समिति, चौथा GV.K. राव समिति, चौथा है LM सिंघवी समिति और लास्ट है सहकारिता आयोग। तो चलिए एक एक बिंदु को जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। पंचायती राज व्यवस्था सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए स्वाधीन भारत के बाद चलाई गई योजना है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की जा सके। इसके अंतर्गत स्वतंत्रता के पश्चात भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। पंचायती राज का दर्शन ग्रामीण भारत की परंपरा और संस्कृति में गहरे जमा हुआ होता है, मतलब उस संस्कृति को दर्शाता है। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 43वें संशोधन का एक जड़ है। अगर देखा जाए तो एक त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना करती है। पंचायती राज को अगर शॉर्टकट में समझे तो यह समझ सकते हैं कि पंचायती राज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति या मध्यवर्ती पंचायत और तीसरा है जिला पंचायत। हम लोग ग्राम पंचायत को देख ही लेते हैं। ग्राम पंचायत के अंतर्गत मुखिया होता है। ग्राम विकास के लिए ग्राम पंचायत में मुखिया को बनाया जाता है ताकि वो ग्राम का विकास कर सके। इसका पंचायत समिति होती है, एक बड़े स्तर को वो देखती है। इसका जिला पंचायत होता है, जिले लेवल पे पंचायत का किस तरह विकास हो रहा है उस ढांचा को देखने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए होता है। अगर देखा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और मध्यवर्ती पंचायत तथा जिला पंचायत। ग्राम स्तर पर ग्राम की सभा की स्थापना की जाती है इसके अंतर्गत, और प्रत्येक 5 साल में पंचायतों की नियमित चुनाव होता है। पंचायती राज व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु हर 5 साल में क्या होता है, पंचायतों में चुनाव आयोजन की जाती है और चुनाव में जो जनप्रतिनिधि जीतते हैं वो उस ग्राम के, उस गांव के विकास के लिए कार्य करते हैं। इसमें खासकर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में से आरक्षण दी जाती है ताकि वो इस चुनाव में भाग ले सके। महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाता है, उसकी 1/3 सीटों का आरक्षण होता है। अगर कोई महिला पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव को लड़ना चाहती है तो वो लड़ सकती है। स्वाधीन भारत में पंचायती राज व्यवस्था का अगर जन्म देखा जाए तो वह 1957 में यह एक समिति का आयोजन किया गया था जिसकी अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि किसी भी ग्राम के विकास के लिए उससे 3 स्तरों पर क्या करना पड़ेगा, सरकार को काम करना पड़ेगा। पहला है जिला स्तर, जिसको हम जिला परिषद के नाम से जानते हैं, माध्यमिक स्तर खंड समिति और हो जाएगा निचला स्तर जो ग्राम पंचायत में होता है। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाले सबसे पहले भारत के राज्य थे राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान और आंध्र प्रदेश इस व्यवस्था को अपनाने वाले सबसे पहले राज्य थे जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे पहले कार्य किए थे। अशोक मेहता समिति का अगर रोल देखा जाए तो पंचायती राज संस्थाओं की आय के स्रोतों के बारे में समय समय पर अलग अलग विचार प्रकट किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा यह तय किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए उसे वित्तीय व्यवस्था कैसे उपलब्ध कराई जाए। 1977 में पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली की जांच के लिए अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई जिसे बाद में अशोक मेहता समिति के नाम से जाने जाने लगा। इसके अंतर्गत
कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसमें पंचायती राज के विकास में कमी आ गई थी, जिसके अंतर्गत विकास कार्यक्रमों को पंचायती राज से अलग करना, विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पंचायती राज को शामिल करना, ये सभी थे। जिसके कारण क्या हुआ था, पंचायती राज में जो विकास का कार्य था वो धीरे धीरे कम हो गया था। फिर सरकार के द्वारा एक नई समिति का गठन किया गया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास से संबंधित कार्य को आसानी से किया जा सके। उस समिति का नाम GV.K. राव समिति था, जिसके अंतर्गत यह निर्णय लिया गया कि ग्राम विकास के प्रशासनिक प्रबंधों और पंचायती निकायों की भूमिका तथा प्रशासनिक व्यवस्था के साथ उनके संबंधों की पड़ताल करना बहुत जरूरी है। यह 1985 में इसकी स्थापना की गई। इसके अंतर्गत यह सोचा गया, इस बात पे अटल रहा गया कि अगर किसी क्षेत्र का विकास करना है तो वहां के स्थानीय प्रशासन का रोल होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर किसी ग्राम का विकास करना है तो वहां के स्थानीय प्रशासन, जैसे मुखिया हो गए, वहां का ब्लॉक का जो हेड होता है, BDO हो गया, उनका साथ लेना बहुत जरूरी होता है। तो उसे उस समिति के अंतर्गत रखा गया। नेक्स्ट है LM सिंघी समिति। यह समिति 1986 में बनाई गई, जिसने ग्राम सभा को महत्व दिया और एक बार फिर से ग्राम सभा को लोकतंत्र की आधारभूमि माना गया। इसके अंतर्गत बहुत सारी सिफारिश भी की गई, जिसमें मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि पंचायत स्तर के चुनाव नियमित रूप से और अविलंब कराया जाए। इसमें ऐसा नहीं कि पंचायत चुनाव कभी भी हो सकता है, इसमें एक निश्चित टाइम दिया गया कि 5 साल के अंतर किया जाए। राजनीतिक दलों से जुड़े व्यक्तियों की भागीदारी को हतोत्साहित किया जाए। पंचायती राज की कार्य प्रणाली से संबंधित मामलों से निपटाने के लिए राज्य में पंचायती राज न्यायिक अधिकरण की स्थापना की जाए। इसके अंतर्गत यह निर्णय लिया गया कि पंचायत का अगर कोई झमेला है, पंचायत का कोई अगर दिक्कत है, कोई किंतु परंतु होता है, अगर पंचायत स्तर में किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसे पंचायत लेवल पे ही उसकी समाधान की जाए। न्याय पंचायत को मध्यस्थता और मुद्दों में निपटाने का कार्य भी सौंपा गया कि इस पंचायत के अंतर्गत अगर किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो उस विवाद का जो समाधान हो उस पंचायत में ही हो। यह ML सिंघवी समिति के अंतर्गत इस बिंदु को रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग क्या है? तो 1988 में गठित प्राथमिक तौर पर केंद्र राज्य सरकार एक आयोग की स्थापना की, जिसे सरकारिया आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसमें स्थानीय निकायों को वित्त और कार्य की उपलब्धता कराई जाए और उसकी आर्थिक मजबूती में सहायक हो। इसके लिए इस सरकारी आयोग की स्थापना की गई थी। इसमें पंचायती चुनाव को नियमित रूप से होने के लिए अनिवार्य किया गया था। साथ ही इसके अंतर्गत शासन को ही मजबूत किया गया था। शासन को भी क्या है, पंचायती स्तर पर इन्वॉल्व किया गया था ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके। इसके अंतर्गत ग्रामीण समुदाय अपने इच्छा अनुसार किसी भी योजना से जुड़ सकते हैं और उस योजना से होने वाले लाभ और हानि को वो बता सकते हैं। उस रिपोर्ट को वह ब्लॉक स्तर पे हो या ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पे हो, उसका निगरानी के लिए एक टीम का गठन किया गया ताकि इससे संबंधित किसी भी समस्या का समाधान हो सके और किसी भी योजना जो सरकार द्वारा लागू की जाती है उसका सीधा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन गरीबों को पहुंच सके। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के 70वें संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में हुई थी का वर्णन करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए, अथवा संविधान के 73वें संशोधन 1992 अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अथवा संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 का वर्णन कीजिए। यह भी क्वेश्चन जून 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर निम्न बिंदु द्वारा करेंगे। तो सबसे पहले हम निम्न बिंदु को एक एक करके जानेंगे। पहला है संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 क्या है, इसको जानेंगे। संविधान अधिनियम 1992 की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। ग्राम सभा के त्रिस्तरीय व्यवस्था, सीटों का आरक्षण क्या है, पंचायतों की बनावट, पंचायतों की अवधि, चुनावों का संचालन, वित्त आयोग,
विकास संबंधी गतिविधियां, शिक्षा, स्वास्थ्य कल्याण, महिला तथा बाल विकास। तो चलिए एक एक पॉइंट जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 क्या है। सरकार ने जनता को अधिकार देने के लिए बहुत सारी योजनाओं को लागू किया ताकि पंचायतों को अत्यधिक रूप से लाभ मिल सके और पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा भी दिया जा सके। उसी के अनुसार सितंबर 1991 में संविधान का 72वां संशोधन हुआ था, जिसमें और उसे संशोधित कर एक अधिनियम लाया गया। यह अधिनियम एक अधिसूचना के साथ 24 अप्रैल 1993 से प्रभावित हुआ। साथ ही 20 अप्रैल 1993 को भारत के राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति दे दी थी। इस संविधान संशोधन को संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के नाम से जाना जाता है। इसके मुख्य विशेषताएं हैं। इस अधिनियम के साथ पंचायत को सत्ता व अधिकार के हस्तांतरण का विवरण भारत के संविधान के अनुसार दिया गया और पंचायतों को भी भारत के संविधान का हिस्सा बनाया गया। पंचायत को भी एक कानून व्यवस्था के रूप में माना गया, वो एक पंचायती प्रशासन के रूप में उसे लागू किया गया। मतलब अगर देखा जाए तो यह इस अधिनियम के प्रभावी होने के बाद ही व्यक्ति पंचायतों में दिए गए अधिकारों और जिम्मेदारों तथा धन से संबंधित किसी भी कार्य को कर सकता है, जो कि संवैधानिक होने लगा। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 की अगर मुख्य विशेषताओं के बारे में देखा जाए तो इसके अंतर्गत ग्राम सभा को महत्व दिया जाने लगा। इसके अंतर्गत किसी भी योजना को लागू करने से पहले ग्रामीण क्षेत्र में जाकर ग्राम सभा का आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को उस योजना से संबंधित सभी जानकारी आसानी से मिल सके। दूसरा अगर देखा जाए तो इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया गया, जिसमें गांव, माध्यमिक, जिला और पंचायतों को स्थान दिया गया। इसके अंतर्गत किसी भी योजना को 3 स्तर पर बांटे जाने की प्रावधान की गई, एक गांव के माध्यम से, जिला के माध्यम से और पंचायतों के माध्यम से। सीटों का आरक्षण भी किया गया। अगर किसी महिला को पंचायती चुनाव लड़ना है तो उसे आरक्षण भी दिया गया। साथ ही साथ अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए प्रत्येक पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान भी इसके अंतर्गत किया गया। पंचायतों का संचालन के लिए हर 5 साल में चुनाव का आयोजन किया जाने लगा, ताकि मतदाताओं के द्वारा मतदान देने के बाद उस व्यक्ति को उस अधिकार का दर्जा मिल सके और वह अपना अधिकार का प्रयोग लोगों के हित और समाज के विकास के साथ साथ ग्रामीण निर्धनों के विकास में सहायता कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर देखा जाए ग्राम सभा त्रिस्तरीय व्यवस्था, सीटों का आरक्षण। इसमें आरक्षण महिलाओं को भी दिया गया और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को भी दिया गया। पंचायतों की बनावट की अगर बात करें तो पंचायत की बनावट में अगर देखा जाए तो इस संशोधन में एक उल्लेखनीय विशेषता पंचायत के लिए प्रत्येक चुनाव कराना था। इसमें यह बनावट दिया गया कि चुनाव होना चाहिए, ग्रामीण स्तर पर अध्यक्ष का भी चुनाव होना चाहिए और जिसकी व्यवस्था राज्य की विधायिका करेगी। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए पंचायतों की अवधि, तो पंचायत की अवधि जो है वह 5 साल के लिए होगी। चुनाव का संचालन वित्त आयोग। पंचायतों को विकास संबंधी विभिन्न गतिविधियों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए भी संविधान के 73वें संशोधन में इसका उल्लेख किया गया, ताकि समाज से संबंधित वित्त की कमी ना हो और उससे सही तरीके से सुसंगठित चलाने के लिए वित्त की उपलब्धता की जा सके। विकास संबंधी गतिविधियां। इस अधिनियम में पंचायतों को आर्थिक विकास के कार्यक्रमों की योजना बनाने और चलाने की शक्तियां और जिम्मेदारी भी दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास। इसके अंतर्गत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को चलाया गया और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत बहुत सारी योजनाओं को लाया गया, जिसमें SGSY, PMEGP, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन,
मछली पालन, सामाजिक वानिकी, कृषि, लघु वन उत्पाद, लघु और कुटीर उद्योग, ईंधन तथा चारा आदि जैसे योजनाओं को शामिल किया गया। शिक्षा स्वास्थ्य कल्याण, नेक्स्ट पॉइंट। शिक्षा स्वास्थ्य कल्याण के अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय को अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय और तकनीकी प्रशिक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल किया गया। इसके अंतर्गत लोगों को विद्यालय से जोड़ा जाने लगा ताकि उसे शिक्षित किया जा सके और शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो अपनी आजीविका को हासिल करने में सक्षम हो सके। इसके साथ साथ कल्याण के कार्यों को भी देखा गया, जिसके अंतर्गत वैसे लोग जो कि सामाजिक स्तर पर कमजोर हैं, इसे 4 भागों में बांटा गया। समाज कल्याण, कमजोर वर्गों का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और महिला तथा बाल विकास। 4 वर्गों में बांटकर समाज के उत्थान के लिए कार्य करने का जिम्मेवारी कल्याण, शिक्षा स्वास्थ्य कल्याण विभाग के अंतर्गत आने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है महिला तथा बाल विकास। महिला तथा बाल विकास के अंतर्गत महिलाओं को नए नए उद्योगों से जोड़ना, महिलाओं में शिल्प कला का विकास करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, इन सभी योजनाओं को शामिल किया गया था। और बाल विकास के अंतर्गत वैसे शिशु, वैसे बच्चे जो कि गरीब निर्धन परिवार से आते हैं, उसे आंगनवाड़ी एवं अन्य विकास योजनाओं से जोड़ा जाने लगा ताकि उसे पौष्टिक भोजन के साथ साथ, पौष्टिक आहार के साथ साथ सही तरीके से उसका देखभाल हो सके और उन लोगों का सर्वांगीण विकास होने के साथ साथ मानसिक विकास भी हो सके। इन सभी योजनाओं के अंतर्गत, इन सभी योजनाओं को लागू कर सरकार का एक मुख्य उद्देश्य यही था कि पंचायती राज में ग्रामीण क्षेत्रों में संवैधानिक रूप से ग्रामीण निर्धनों को उसके अधिकार और उसका लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऋण सहकारी समितियों की विधि और विकास को विस्तार से स्पष्ट कीजिए, अथवा राज्य सहकारी बैंक पर एक नोट लिखिए, अथवा राज्य सहकारी कृषि और ग्राम विकास बैंक पर टिप्पणी दीजिए। तो हम इसे निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला है ऋण सहकारी समितियां, सहकारी समितियों के कार्य और सहकारी समितियों के उद्देश्य। तो चलिए एक एक करके सभी बिंदु को जानते हैं। सहकारी संगठन एक समिति होती है जिसका मुख्य उद्देश्य, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो होता है लोगों का हित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में उसके हितों का संवर्धन करना। भारत में सहकारी समितियां बहुत सारे हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनके हितों के लिए कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए राज्य सरकार जिला प्रशासन को बहुत सारे कार्य सौंपती है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के मुखिया के द्वारा उसे लागू किया जाता है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से सहकारी ऋण को प्राथमिकता दी जाती है। सहकारी ऋण को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ऋण की उपलब्धता कैसे कराई जाए, ये भारत सरकार के ऋण सहकारी समितियों के अंतर्गत भी आता है, राज्य सरकार के ऋण सहकारी समितियों के अंतर्गत भी आता है। बहुत सारे बैंक ऐसे भी हैं जो कि कृषि से आधारित किसानों को सिर्फ ऋण देने का कार्य करती है। इसके अंतर्गत नाबार्ड को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। नाबार्ड का मुख्य जो कार्य है वो कृषि करने वाले किसानों को ऋण की उपलब्धता कराना। इसमें उत्पादन कार्य, उत्पादन ऋण तथा लघु एवं मध्यम अवधि ऋण देने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत निवेश ऋण तथा दीर्घ अवधि ऋण देने का भी प्रावधान है जो कि राज्य सरकारी बैंक के द्वारा दिया जाता है किसानों को। शहरी क्षेत्रों के लिए शहरी ऋण का प्रावधान है। इन सभी ऋणों को देकर लोगों के वित्तीय समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसके अंतर्गत प्राथमिक कृषि सहकारी समिति जो है वो लोगों को ऋण की उपलब्धता कराकर उनके आर्थिक विकास में सहायता करती है। जिला केंद्र सहकारी बैंक जो कि जिले स्तर पर होती है, जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, ही एक जो कि आरबीआई का ही एक अंश होता है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा भी संचालित बैंक जो कि राज्य सहकारी बैंक होती है, इसका मुख्य जो कार्य होता है उसका मुख्य कार्य उत्पादन ऋण, लघु ऋण और मध्यम अवधि के ऋण उपलब्ध कराना होता है।
राज्य सहकारी बैंक का मुख्य कार्य ऋण उपलब्ध कराना, जो कि लघु ऋण से लेकर मध्यम अवधि के ऋण को उपलब्ध कराती है। राज्य सहकारी कृषि और ग्राम विकास बैंक को अगर देखें तो राज्य स्तर पर सहकारी कृषि और ग्राम विकास बैंकों की संख्या जो एक राज्य में होती है वो 19 है। इसमें से सबसे ज्यादा जो है ये किस राज्य में है, तो वो है असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा 11 बैंकों का जो ढांचा है वो संघीय है, मतलब 19 बैंक जो है अभी हम राज्य स्तर पर सहकारी कृषि के और विकास के रूप में कार्य करती है, किसानों को लोन देने का कार्य करती है, जो कि उसकी संख्या 19 बैंक है और ये लगभग सभी राज्य में है। इनका काम जो है, इन बैंकों का काम दीर्घ अवधि का ऋण, लघु सिंचाई परियोजना, खेती के यंत्रीकरण, रोपाई और बागवानी, विविध उद्देश्यों, भूमि विकास, ग्रामीण आवास आदि कार्यों के लिए किसानों को, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को, ग्रामीण निर्धनों को ऋण उपलब्ध कराना होता है, ऋण की उपलब्धता कराना होता है, ऋण दिलाना होता है इनका काम, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा पाकर उन्हें प्रोवाइड कराकर उनके विकास में, आर्थिक विकास में सहायता हो सके, वो नए नए रोजगार के अवसरों से जुड़ सके, वे अपने आजीविका को कमा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी और उर्वरक सहकारी समितियों का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा दूध सहकारी समितियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2012 में पूछा गया है। अथवा डेयरी सहकारी समितियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यह भी क्वेश्चन दिसंबर 2013 में पूछा गया है। तो हम इसे निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला बिंदु है डेयरी सहकारी समितियां क्या है, इसे जानेंगे। इसके बाद डेयरी सहकारी समितियों के उद्देश्य और कार्य क्या है, इसे जानेंगे। नेक्स्ट है पूर्व रक्षा सहकारी समितियां क्या, इसे जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि डेयरी सहकारी समितियां हैं क्या। तो भारत सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर लाखों दुग्ध उत्पादनों, मतलब जो किसान पशुपालन कर दूध का उत्पादन करते हैं, उन सभी के लिए सरकार के द्वारा दुग्ध उत्पादकों को एक बेहतर भविष्य देने के मिशन के साथ 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी, ताकि इस व्यवसाय से संबंधित लोगों को वित्तीय सहायता और दूध उत्पादन के लिए तकनीकों को प्रोवाइड किया जाए और वो अपने रोजगार के सृजन से अधिक लाभ ले सके। इसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादन में तकनीकों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा, ताकि इसकी जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि की जा सके। साथ ही रोजगार सृजन, दूध उपलब्धता, विदेशी मुद्रा बचत और किसानों की आय में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था। डेयरी सहकारी समितियां, भारत में डेयरी सहकारी समिति और कृषि परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह अगर देखा जाए ये कृषि के अंतर्गत ही आती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डेयरी की महत्वपूर्ण भूमिका है। डेयरी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। डेयरी फार्म को अपनाकर रोजगार किया जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है, यह किसान के हित में भी होती है, उसके आर्थिक विकास में सहायता भी करती है। यह दूध की आपूर्ति के अतिरिक्त कृषि आय को स्थिरता भी प्रदान करती है। इसके जो अवशिष्ट होते हैं उसे कृषि में भी अपनाया जा सकता है, कृषि में भी उसे यूज किया जा सकता है। इसके लिए 1956 में डेयरी फार्म पर राष्ट्र नीति की घोषणा से डेयरी सहकारी समितियों की वृद्धि और विकास में भारी उछाल आया और उसे अपनाया गया। इसके मुख्य उद्देश्य बहुत सारे हैं। इसका अगर मुख्य उद्देश्य की बात किया जाए तो वर्तमान दूध देने वाले पशुओं की औसत 1 से 2 संख्या को बढ़ाया गया। जो व्यक्ति या जो किसान दूध उत्पादन से संबंधित पशुओं को पालते थे उसकी संख्या में बढ़ोतरी की गई, जिसके लिए सरकार द्वारा उन लोगों को ऋण भी दी गई। दूध एकत्रित करके दूध संघों को बेचना, एक जगह दूध इकट्ठा कैसे किया जाए और उसे मार्केट तक कैसे ले जाया जाए, इससे भी संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाने लगा इस समिति के द्वारा। उत्पादकों को नियमित और लाभप्रद भुगतान कैसे किया जाए, उसे
वो तो दूध उत्पादन कर लिए, मार्केट में बिक गया, और फिर उसे रिफंड, उसका पैसा कैसे मिले, उसे उससे रुपया कैसे आए, उसका भी ये जो है भुगतान सुनिश्चित कराया। दूध उत्पादन बढ़ाने में सदस्यों की मदद करना, मतलब अगर 2 गाय को पाला जा रहा है, दो मवेशी को पाला जा रहा है, तो उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें लोगों को बढ़ाना ताकि उसका उत्पादन सही तरीके से हो, इन सभी को ध्यान में रखा गया। इसके अंतर्गत उर्वरक सहकारी समितियों को भी शामिल किया गया, जिसमें रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन करना सुनिश्चित करना, किसानों को उनके घर तक उपलब्ध हो, इन सभी को अपनाया गया ताकि जो डेयरी फार्म से प्राप्त उर्वरक है उसे कृषि में लाया जा सके और कृषि उत्पादन में भी बढ़ोतरी की जा सके। इसके अंतर्गत पूर्व रक्षाकारी समितियों का भी बहुत योगदान रहा है। इसके अंतर्गत आधुनिक कृषि एवं प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाने लगा। आधुनिक कृषि में नए नए तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा ताकि उसे अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके और अधिक से अधिक लाभ मिल सके, जिससे उसके आर्थिक स्थिति में विकास हो सके। इस प्रकार दुग्ध और डेयरी सहकारी समितियों का किसानों पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा ताकि वो अधिक से अधिक दूध उत्पादन कर सके और दूध उत्पादन से संबंधित कठिनाइयों का समाधान हो। इसका मुख्य उद्देश्य डेयरी सहकारी समितियों का ही होता है कि इससे संबंधित जो भी इशू है उसको समाधान किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता के सिद्धांत की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2012 और जून 2014 में पूछा गया है। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, स्वैच्छिक और खुली सदस्यता, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक भागीदारी, शिक्षा प्रशिक्षण और सूचना, सहकारी समितियों के बीच सहयोग और सामुदायिक से सरोकार। तो पहला हम जानेंगे सहकारिता के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो उत्पादन से संबंधित समस्याओं और सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहकारिता के सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अंतर्गत स्वैच्छिक और खुली सदस्यता में प्रमुख कार्य किए जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सदस्यता स्वैच्छिक होगी अथवा अगर देखा जाए सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संबंधों के आधार पर अगर कोई प्रतिबंध या भेदभाव नहीं हो तो कोई भी कार्य को अच्छी तरह से किया जा सकता है और उन सेवाओं का लाभ भी अच्छी तरह से लिया जा सकता है। लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण में क्या होता है? तो सहकारी समिति ऐसा लोकतांत्रिक गठन है जिसका नियंत्रण और प्रबंधन उनके अपने ही हाथों में होता है। अगर व्यक्ति चाहे किसी योजना को करने का, किसी अधिकार को पाने का, तो वो स्वयं से पा सकता है, सिर्फ उसे उसके लिए आवाज उठाना पड़ता है। सदस्यों की आर्थिक भागीदारी, इसके अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए लेन देन के आकार को बढ़ाना पड़ता है। किसी भी कार्य के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है और उसमें लेन देन का जो अनुपात होता है उसे एक नियत में बांट दिया जाता है ताकि धन का एक हिस्सा प्रावधान जो है उस क्षेत्र में होने वाले कार्य को अधिक मात्रा में करने के लिए उसे लगाया जा सके, धन का इस्तेमाल किया जा सके। अगर धन का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा तो किसी भी तरह से उत्पादन में वृद्धि होगी। शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना, अगर किसी व्यक्ति को किसी उत्पादन, कुटीर उद्योग या अन्य कार्यों से जोड़ा जाना है तो सहकारिता के सिद्धांत के अनुसार उसे शिक्षा देना, उसे शिक्षित करना, उसे उस योजना के बारे में प्रशिक्षण देना एवं उसकी समस्त सूचना उपलब्ध कराना बहुत आवश्यक होता है ताकि उसे सुचारू रूप से चलाया जा सके। सहकारी समितियों के बीच सहयोग, अगर कोई समिति है कुछ कार्य को करना चाहती है, कुछ योजना को लागू करना चाहती है तो ग्रामीण क्षेत्रों के बीच उसका समन्वय होना बहुत आवश्यक है, उनके बीच सहयोग होना बहुत आवश्यक है। अगर सहयोग ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं दिया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों से नहीं मिलेगा तो उस योजना को लागू नहीं किया जा सकता है। सामुदायिक योजना से सरोकार, किसी भी योजना को सामुदायिक से सरोकार कैसे किया जाता है? तो किसी भी योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए उस जगह के समुदाय से मिलना बहुत जरूरी होता है ताकि वे अपनी सहकारी समितियों के विकास में प्रभावी ढंग से योगदान कर सके। अगर समुदाय का सहयोग रहा तो उस योजना को सही तरीके से लागू भी किया जा सकता है और समुदाय को उस योजना का लाभ भी मिल सकता है। इसीलिए सामुदायिक सहयोग की बहुत ही आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्राम विकास में ऋण की भूमिका का संक्षिप्त विवेचन कीजिए, अथवा ग्रामीण बाजार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जून 2012 में पूछा गया। अथवा ग्रामीण ऋण क्षेत्रों में लघु ऋण का उल्लेख कीजिए, अथवा लघु ऋण पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए, या जून 2014 में पूछा गया। अथवा ग्रामीण वित्त व्यवस्था में अनौपचारिक ऋण की भूमिका की जांच कीजिए, यह भी क्वेश्चन जून 2012 में पूछा गया है। अथवा ग्रामीण भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों का वर्णन कीजिए, यह क्वेश्चन दिसंबर 2013 में पूछा गया है। तो हम इन क्वेश्चन का जो आंसर है निम्न बिंदु द्वारा देंगे। पहला है ग्रामीण विकास में ऋण क्या है, उसे जानेंगे। लघु ऋण क्या है, अनौपचारिक ऋण स्रोत क्या है, ग्रामीण वित्त व्यवस्था क्या है। चलिए इन सभी बिंदु को एक करके जानते हैं। पहला बिंदु है ग्रामीण विकास में ऋण की भूमिका। तो ग्रामीण क्षेत्र में ऋण की भूमिका जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ग्रामीण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, रीढ़ है, बैकबोन है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र से ही भारतीय अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसको समझने के लिए हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण या फिर उसमें परिवर्तन लाने का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना होता है। ग्रामीण विकास या ग्राम विकास की किसी भी कार्यनीति के लिए ऋण के प्रावधानों और बचतों का होना अनिवार्य होता है। ऋण केवल कृषि के आधुनिकीकरण के लिए नहीं अपितु ग्रामीण निर्धन के विरुद्ध लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब अगर किसी व्यक्ति या किसी किसान या किसी निर्धन व्यक्ति को ऋण की उपलब्धता कराई जाती है, उसे ऋण दिलाया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अर्थव्यवस्था में ही मजबूती लाना होता है। इसका मतलब ये भी होता है कि उसकी निर्धनता को कम किया जाए, उसकी गरीबी को कम किया जाए। ऋण देने का मुख्य उद्देश्य ये भी होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जो गरीब हैं, निर्धन है, उनकी गरीबी में थोड़ा कमी आए। इसके अलावा उसे लघु ऋण की भी उपलब्धता कराई जाती है। लघु ऋण मतलब क्या हो जाता है कि माइक्रो क्रेडिट, जो गरीब उधारकर्ताओं के लिए बहुत छोटे ऋण का विस्तार है। जो उधार लेना चाहते हैं गरीब, उसे माइक्रो ऋण जो है, लघु ऋण की उपलब्धता कराई जाती है, उसे दिया जाता है। माइक्रो क्रेडिट गरीबों को वित्तीय सेवाएं, इसके अंतर्गत उसे बचत खाता उपलब्ध कराया जाता है जो सूक्ष्म वित्त का हिस्सा होता है। एक छोटा सा क्या होता है, रकम होता है, उसे एक ऋण दी जाती है जिसमें एक अमाउंट दिया जाता है ताकि वो अपने विकास में कार्य कर सके। आधुनिक माइक्रो क्रेडिट आमतौर पर 1983 में बांग्लादेश में स्थापित ग्रामीण बैंक के साथ शुरू हुआ माना जाता है। मतलब सबसे पहले अगर लघु ऋण की शुरुआत हुई है तो वो किस देश में हुई है, वो बांग्लादेश में हुई है। 2012 के अनुसार माइक्रो क्रेडिट व्यापक रूप से विकासशील देशों में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। सबसे पहला जो 1983 में बांग्लादेश में लघु ऋण का इस्तेमाल किया जाने लगा, लघु ऋण दिया जाने लगा, लेकिन 2012 के बाद सभी लगभग विकासशील देशों में, हमारे भारत जैसे देशों में भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है गरीबों को ऋण प्रदान कर उसे आजीविका के स्रोत से जोड़ना और उसे आजीविका के लिए सक्षम बनाना। वो बहुत सारे उद्योगों से ऋण लेकर आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं। अनौपचारिक ऋण स्रोत के अंतर्गत अगर देखा जाए तो उन सभी ऋणों को दिया जाता है जो विकासशील राष्ट्रों के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अनौपचारिक ऋण की कई योजनाएं भी लागू की जाती है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग ऋण प्रदान कर वो अपनी कागजी झंझट से छुटकारा पाना चाहते हैं। जैसे कभी कभी होता है ऋण तो आपको दिया जाता है, लेकिन इतना उसमें लिखा पढ़ी किया जाता है, इतना उसमें डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है कि गरीब और मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं और वो ऋण लेना ही छोड़ देते हैं। अगर आप बैंक में ऋण लेना चाहते हैं, बैंक से ऋण लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, बहुत सारे आपको लिखा पढ़ी करना पड़ता है। लेकिन अनौपचारिक ऋण स्रोत में क्या होता है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लागू होता है, जो कि आप देख सकते हैं कि छोटे मोटे फाइनेंस कंपनी लेके जाती है। इसके अंतर्गत आपको ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई गरीब निर्धन परिवार ऋण लेना चाहता है तो सिर्फ उसके आधार कार्ड का जेरॉक्स देना पड़ता है
और बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ, बहुत ही कम लिखा पढ़ी के साथ, बहुत ही कम पेपरबाजी के साथ उसे ऋण की उपलब्धता कराई जाती है। इसके अंतर्गत बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, ठीक है, जिसे हम अनौपचारिक ऋण के रूप में जानते हैं। और इसमें कोई वैधिक शुल्क भी नहीं देना पड़ता है कि नहीं आपको देना पड़ेगा, इसमें स्टाम्प पेपर लगाना पड़ेगा, इसमें आपको रूल रेगुलेशन के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। ये सब झंझट से वो छुटकारा होता है अनौपचारिक ऋण स्रोत। नेक्स्ट है ग्रामीण वित्त व्यवस्था। ग्रामीण वित्त व्यवस्था के अंतर्गत छोटे छोटे ऋण को ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, निर्धन परिवार को उपलब्ध कराकर उसके वित्त व्यवस्था में परिवर्तन लाना होता है। मतलब अगर कोई गरीब को ऋण दिया जाता है, अगर उससे वो कुटीर उद्योग करते हैं, छोटे मोटे उद्योग चलाते हैं, कृषि में कार्य करते हैं, सिंचाई से संबंधित कार्य करते हैं, तो उसके वित्त व्यवस्था में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। और उसके जो वित्त व्यवस्था है उसमें क्या होता है, उन्नति आती है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लघु ऋण की उपलब्धता, लघु ऋण की भूमिका बहुत आवश्यक और उसके साथ साथ महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर देखा जाए तो ग्रामीण वित्त व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों के वित्तीय व्यवस्था में परिवर्तन लाने, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन गरीब परिवारों के विकास के लिए लघु ऋण बहुत आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। सहकारी विपणन, यह क्वेश्चन जून 2014 में पूछा गया है। और दूसरा है परक्रमण सहकारी समितियां, यह क्वेश्चन जून 2012 में पूछा गया। तो चलिए एक एक करके जानते हैं दोनों को। इसमें आपको टिप्पणी लिखना है। पहला है सहकारी विपणन। तो सहकारी विपणन के अंतर्गत किसानों को उसके उत्पादन में सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना, इस अधिनियम का प्रभाव रहा है, जिसके अंतर्गत उन्हें अपने उत्पाद को बहुत ही सस्ते दामों पर जो पहले बेचना पड़ता था, अब उसे बेचने के लिए वो बाध्य नहीं किया जा सकता है। मतलब किसानों को सस्ते दामों में बेचना अब नहीं पड़ेगा, उसे उसका उचित मूल्य दिया जाएगा। इसके लिए सहकारी समिति अधिनियम 1912 प्रभावी किया गया, जिसके बाद सहकारी विपणन समितियों का उदय हुआ। मतलब सहकारी विपणन समितियों के अंतर्गत किसानों को उसके अनाज का उचित मूल्य देने का प्रावधान लाया गया। किसानों को उसके उत्पादन का सही पैसा मिल सके, सही रुपया मिल सके, जो उसका मेहनत होता है उसके अनुसार उसको उसका पैसा मिल सके, उसकी कमाई में वृद्धि हो सके। इसके लिए इस सहकारी विपणन को सरकार के द्वारा लागू किया गया। इसके अंतर्गत सदस्य किसान की मोल भाव करने की क्षमता को मजबूती दिया गया कि नहीं, अब किसान भी क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार अपने अनाज को बेच सकते हैं, उसे उचित मूल्य दिया जाना चाहिए। इसमें यह लागू किया गया, इस प्रावधान में लाया गया। सहकारी विपणन के अधिनियम में इन सभी पॉइंट को जोड़ा गया। इसके अंतर्गत उत्पादक सदस्यों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायता का भी वर्णन किया गया है। साथ ही बिचौलियों और महाजनों को समाप्त किया गया। मतलब जो किसान और मंडी के बीच, किसान और बाजार के बीच जो बिचौलियां होते थे, दलाल होते थे, वो क्या करते थे, बीच में अपना प्रॉफिट ले लेते थे, अपना कमीशन ले लेते थे। इन सभी को हटाया गया। डायरेक्ट किसान अब क्या कर सकते हैं, सहकारी विपणन एजेंसियों को अपना उचित मूल्य में अनाज दे सकते हैं और वो उचित पैसा ले सकते हैं। मतलब इसमें कोई अब दलाली नहीं चलेगा। कृषि उत्पादकों के वाहन, वर्गीकरण और भंडारण की सुविधा की व्यवस्था और आपूर्ति भी किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है परक्रमण सहकारी समितियां। तो विपणन से जुड़ी सहकारी समितियां अधिक सहायक नहीं होती दिखी। जो पहले जो सरकार द्वारा सहकारी विपणन को लागू किया गया था, जिस सहकारी समिति अधिनियम 1912 को प्रभावी किया गया था, उससे अगर देखा जाए तो उससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, जिसके कारण फिर परक्रमण सहकारी समितियां को लाया गया। इसके अंतर्गत बिचौलियों की संख्या घटाने और कृषि
उत्पादकों पर बेहतर लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को परक्रमण सहकारी समितियों से जोड़ा गया ताकि उसे सही फसलों का सही दाम मिल सके। इसके अंतर्गत अनेक फसलों की सूची बनाई गई, जैसे कि धान परक्रमण, ओटाई और कपास की गोठे तैयार करना, चावल मिल और दालों के लिए बनी सहकारी समितियां। इन सभी समितियों को लागू किया गया। साथ ही धीरे धीरे इस प्रक्रिया में फल और सब्जियां, काजू, रबर, कोको, नारियल, इसबगोल और दफ्ती जैसे फसलों को भी शामिल किया गया। इसमें किसान अपने फसल का सही विपणन कर सके। विपणन का सही अर्थ होता है विक्रय, मतलब विपणन मतलब हो गया विक्रय। किसान अपने फसलों का सही विपणन कर सके, मतलब किसान अपने फसलों को सही तरीके से बेच सके और उसका जो उचित दाम हो उसे वो प्राप्त कर सके, इसे ध्यान में रखा गया। इसके अंतर्गत बहुत सारे फसलों को, नए नए फसलों को जोड़ा गया ताकि किसानों के आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित किया जा सके और उसे आर्थिक लाभ मिल सके। साथ ही साथ उसे सहायक गतिविधियों में बढ़ावा मिल सके एवं रोजगार का सृजन हो और वो आत्मनिर्भर बन सके। इन सभी तथ्यों को, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखा गया ताकि किसानों के आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास हो और उनके आय में वृद्धि हो सके। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस टॉपिक में वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू।